देखिए आपका ये नया चैप्टर और फिजिक्स के अनुसार देखिएगा तो ये आपका छठा चैप्टर होगा और ये छठा चैप्टर आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए एक क्लास आप 10 से जानते आ रहे हैं कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और उसी का इसमें आपको डिटेल्स पढ़ना है। इसमें जो शुरुआती दौर में आएंगे वो दो को साइंटिस्ट आएंगे, एक आपका फैराडे साहब आएंगे, फैराडे और एक आएंगे हेनरी। और इसमें इन दोनों ने साथ साथ एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले इस चैप्टर के हेडिंग को हम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि हेडिंग समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ने में मजा ही नहीं है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात की जाए तो चुंबकीय प्रेरण तो आपको पता है, चुंबकीय प्रेरण आपको अच्छी तरह से पता है। पता क्या है कि आप किसी चुंबक को किसी धारावाही चालक के पास ले जाइएगा तो वो विक्षेपित होने लगता है, या किसी न्यूट्रल तार के पास यदि चुंबक को मतलब इधर उधर करोगे, हिलाओगे तो उस तार में ईएमएफ पैदा हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाता है। ये बात आप जानते हो। इसी चीज को फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया था। उन्होंने क्या किया था कि एक आपका एक्सपेरिमेंट के दौरान एक तार लिया, तार मैंने विद्युत परिपथ कहने का अर्थ है। तो इस विद्युत परिपथ में उसने क्या किया कि जनरली देखिए इसमें हुआ क्या था, जब इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था ना, रियली नहीं एक्सपेरिमेंट गलती से हो गया था। ऐसे जैसे देखिए यहाँ पास मान के चलिए कि यहाँ पास क्या है, एक न्यूट्रल बैटरी है, सॉरी परिपथ है, ये आप मान के चलिए परिपथ है और इसको में एक बल्ब लगा हुआ है इस तरह से। और इस परिपथ में याद रखिएगा परिपथ, वैद्युत परिपथ। फैराडे साहब ने क्या किए थे कि कोई एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट के दौरान देखते क्या है कि इस परिपथ के पास एक चुंबक रखा हुआ था, कंपास नीडल। अभी हमने चुंबक लिया है लेकिन उनके पास क्या था, कंपास नीडल। तो वो कंपास नीडल को बगल में रख करके कुछ कर रहे होंगे। तो देख क्या रहे थे कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास आपका बैटरी लगा हुआ है नॉर्मली, तो इस बैटरी से जैसे ही धारा को प्रवाहित करते थे, यानी कि तार से धारा प्रवाहित होती थी, तो वो देखते क्या थे कि यहाँ पास रखा हुआ जो कंपास नीडल है उसके सुई में विक्षेपण आता था, यानी सुई विक्षेपित हो जाती थी। तो आपको भी तो ये बात पता है ना कि जो कंपास नीडल होता है वो मैग्नेट का बना होता है और वो हमेशा एन और एस डायरेक्शन में खड़ा होता है, ये तो जानते हैं। तो यहाँ पास बताइए तो कि अगर कोई कंपास नीडल है, इसमें धारा प्रवाहित होते ही विक्षेपित होने लगे, तो इसका अर्थ ये ना हुआ कि कोई ना कोई है जो इस पे बल लगा रहा है, कोई ना कोई है जो इस पे बल लगा रहा है। तब जाकर के फ्राइडे के दिमाग में ये बात आया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि ऐसा हो रहा है। तब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाना शुरू किया, इस एक्सपेरिमेंट को और बढ़ाया। और ये घटना आपका है 1830 का। तो इन्होंने देखते क्या है कि जैसे आप यहाँ पास बैटरी लगा हुआ है और बैटरी में परिपथ से धारा प्रवाहित होता है तो सुई विक्षेपित होता है। तो जस्ट इसका उल्टा भी इन्होंने परिक्षेपण किया, मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया। और उल्टा में क्या किए कि इन्होंने पहले से चुंबक ले लिया और एक न्यूट्रल परिपथ लिया, न्यूट्रल परिपथ है, और इस परिपथ में उन्होंने क्या किया कि चुंबक को आगे पीछे कर दिया। तो जैसे ही इन्होंने इसका उल्टा एक्सपेरिमेंट किया तो उल्टा में क्या किया कि यहाँ पास इन्होंने पहले से एक न्यूट्रल परिपथ लिया, मतलब कि इसमें कोई धारा नहीं, और इसमें लगा दिए उन्होंने गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी, और इधर से एक मैग्नेट को हिलाना शुरू कर दिए, मतलब कि आगे पीछे करना शुरू कर दिए। और जैसे इसको आगे पीछे करते हैं तो देखते क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर के जो इंडिकेटर यानी कि सुई है, उस सुई में विक्षेपण हो रहा है इसको हिलाने की वजह से। और जब इसको हिला रहे थे तो इसमें विक्षेपण हो रहा है, जैसे इसको बंद कर दें यानी कि रोक दें, स्टॉप कर दें, तो इसके सुई में कोई विक्षेपण नहीं, इसकी सुई में कोई विक्षेपण नहीं। तो बताइए तो यहाँ पास आप खुद ही निर्णय लीजिए कि यहाँ क्या काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है कि नहीं। पहले कि इस चुंबक के कारण इसमें क्या आ जा रहा है, विक्षेपण आ जा रहा है, माने कि इस सुई में विक्षेपण आ रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। और दूसरी कि इसमें धारा प्रवाहित होने के कारण इस चुंबक में विक्षेपण आ गया। तीसरी बात आप समझिए कि जब इस चुंबक को बंद कर दिया जाए, हिलाना डुलाना,
तब इसमें कोई विक्षेपण नहीं, लेकिन जब तक ये हिलते रहे तब तक इसमें क्या हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो इसमें वैद्युत बल उत्पन्न होगा, यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उत्पन्न होगा, ईएमएफ, उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये नॉर्मल चीज है, आप ऐसे ही समझिए कि चुंबक के कारण होने वाली, चुंबकीय क्षेत्र के कारण होने वाली परिवर्तन या किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक में होने वाला परिवर्तन की घटना क्या कहलाता है आपको, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। एकदम सिंपली कि इसके चुंबक के कारण इसमें जो ईएमएफ आ जाए या इसके कारण इसमें जो विस्थापन आ जाए, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है वो एक तरह का घटना है, क्या है, घटना, चुंबकीय प्रेरण, ये एक तरह का क्या है, घटना समझ में आ रहा है, प्रोसेस है, घटना, ठीक है, एक तरह का घटना। और इन्होंने फेराइडे साहब ने जब एक एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने 2 नियम का प्रतिपादन किया था। लेकिन उस नियम को पढ़ने से पहले हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में समझते हैं। ऐसे चुंबकीय फ्लक्स हम आपको पढ़ा दिए, लेकिन एक बार फिर भी हम बता देते हैं। ऐसे याद रखिएगा कि इसका जो दूसरा नियम था ना, दूसरा नियम वो हम ऑलरेडी आपको समझा दिए हैं। कैसे समझा दिए हैं आपको हम नियम पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। जैसे इसको पहले आप चुंबकीय फ्लक्स समझिए। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो किसी क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। सिंपली देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पास कोई एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इतना दूर से चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरह से गुजर रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है तो ई इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र है तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बी से। समझिए इसको और अच्छा, देखिए 3D में आप समझिएगा। ये आपको हम फिर से फिगर बनाते हैं। जैसे मान के चलो कि इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, और इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये साइड जो है, ये वाला हिस्सा आपका चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि बी है। और इसको से निकलने वाली क्षेत्र रेखा यानी कि पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो ये है। क्या वो गुजर रहा है इस क्षेत्र से, उसकी संख्या ये है। मान के चलिए इसकी संख्या n है और इसका एरिया मैंने ए, मतलब इस क्षेत्र से कितना रेखा गुजर रहा है, कितना रेखा गुजर रहा है। रेखा गुजरने का कई तरीका हो सकता है। जैसे देखिए हम आपको समझाते हैं। मान के चलिए कि ये आपका चुंबकीय पृष्ठ है और इस पृष्ठ से ए वाला रेखा गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी ना, तो गुजरेगी तो इसका गुजरने का दिशा तो बहुत सारा हो सकता है, एंगल भी बहुत सारा हो सकता है। ऐसे गुजर सकता है, ऐसे गुजर सकता है, 90 पे गुजर सकता है। तो एक चुंबकीय पृष्ठ, तो जितना से रेखा गुजरेगा उसको हम लोग क्षेत्र बोलेंगे। पृष्ठ तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो क्या सारे पृष्ठ से रेखाएं गुजर जाएगी, नहीं गुजरेगी। तो एरिया हम लोग उसी को काउंट करेंगे जहां से जितना दूर से क्षेत्र रेखाएं गुजर सके। जैसे देखिए यहाँ पास ही पृष्ठ है, अभी एक रेखा हम लेकर के चलते हैं और सिर्फ यहाँ से गुजर रहा है, तो जहां से गुजर रहा है वही एरिया होगा ना कि पूरा पृष्ठ नहीं। तो यहाँ से गुजर रहा है तो मान के चलिए कि इसके बीच में कौन सा कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो यही चीज यहाँ पास हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये वाला आपको क्या है, पृष्ठ है। ये जो गोल ऐसे दिख रहा है ये क्या है, पृष्ठ है। और इस पृष्ठ से पूरा गोल वाला पृष्ठ पूरे से क्या गुजर रहा है आपको, क्षेत्र रेखा। ये क्षेत्र रेखा गुजर रही है और इस क्षेत्र रेखा की यदि आप बात कीजिए तो इस पे जो कोण बन रहा है, ये कोण मान के चलते हैं कितना बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। कोण कितना बन गया आपका, थीटा। तो थीटा कोण बन गया तो यहाँ पास आपको फाई निकालना है, चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। तो चुंबकीय फ्लक्स अगर निकालना है तो चुंबकीय फ्लक्स को जनरली हम लोग फाई बी से डिनोट करते हैं, फाई बी से। तो फाई बी के लिए यहां देखिएगा तो फाई बी बराबर क्या होता है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ये बी और इसको आप गुणा कर दीजिए ए से, यानी कि जितना इसका क्षेत्रफल है उससे। और जैसे आप वेक्टर चाहता है, जैसे इसको हटाइएगा तो वेक्टर तो किसमें आ जाएगा, कॉस थीटा में। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो गया, बी ए गुणे कॉस
ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो सिंपली आप समझिए चुंबकीय फ्लक्स किसको कहते हैं, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली या किसी चुंबकीय पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आना चाहिए। ये आ गया। आप समझिए एक चीज कि इस फैराडे साहब ने कितना इस चुंबकीय प्रेरण के नियम को दिया था, और इन्होंने चुंबकीय प्रेरण के नियम के दौरान दो नियम का प्रतिपादन किया था। यानी जब इन्होंने अपना नियम का प्रतिपादन किया किससे रिलेटेड, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से, तो इसने दो नियम दिया था। जो एक नियम हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि यदि इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए, तो जैसे यहाँ पास मैग्नेट है और यहाँ से क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, तो क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी तो जैसे ऊपर नीचे करोगे तो इसका अर्थ ही ना होगा, जैसे आप खुद ही समझिए कि यहाँ से अगर हम क्षेत्र रेखा से गुजार रहे हैं और इसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो क्या इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है? अगर अस्थायी छोड़ देंगे तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे इसको ऊपर नीचे कर दिए तो क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इसको ऊपर नीचे कीजिए या इसको आगे पीछे कीजिए या ऊपर नीचे कीजिए, परिवर्तन दोनों होगा। तो आप समझिए कि यहाँ पर जैसे पहला नियम क्या कहता है कि इन्होंने जो नियम बताया था, इन्होंने क्या कहा था कि यदि आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर देते हैं तो जितना परिवर्तन कीजिएगा तब जाकर के इसमें क्या होगा? वैद्युत प्रेरण उत्पन्न होगा। यानी कि वैद्युत प्रेरण कहने का मतलब ईएमएफ। वैद्युत प्रेरण तो एक घटना है, लेकिन वैद्युत प्रेरण एक घटना है तो उसको में ऐसा क्या उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण क्या महसूस करता है? विस्थापन महसूस करता है। जैसे यहाँ पास इस चुंबक को आगे पीछे कर रहे हैं, ये बल्ब जल रहा है तो इसके अंदर में कुछ ना कुछ तो उत्पन्न हो रहा होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, वैद्युत वाहक बल। तो वैद्युत वाहक बल तब तक इसमें उत्पन्न होगा जब तक इसके चुंबकीय फ्लक्स में आप क्या करोगे? परिवर्तन करोगे। या जैसे आप परिवर्तन करना बंद कर दोगे तो इसके अंदर में ईएमएफ उत्पन्न होना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इन्होंने यही नियम बतलाया था। द्वितीय नियम के अनुसार क्या बोला था कि यदि कोई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण हम लोग नहीं, वैद्युत काम कर पाता है। जैसे पंखा चलता है तो पंखा कैसे चलता है? जब तक इसको में ईएमएफ नहीं रहेगा क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो ईएमएफ उत्पन्न होता है और यह तब तक उत्पन्न होता है जब तक फाई बी कहने का मतलब कुछ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो यही बात तो हम यहाँ भी बोल रहे हैं कि जैसे जितना ज्यादा इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे उतना ज्यादा क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो द्वितीय नियम इनका यही था। द्वितीय नियम को न्यूमान का नियम भी बोला जाता है। द्वितीय नियम को न्यूमान का नियम बोला जाता है, याद रखिएगा। अब इनका पहला नियम समझिए कि फर्स्ट नियम क्या है। देखिए अब ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रथम यही रहेगा, ये वाला इधर, किसी को कहीं लिख सकते हो, लेकिन दो नियम था, आप किसी को लिख सकते हो। देखिए प्रथम नियम क्या था इनका कि यदि वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, वैद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। मतलब अगर सीधा सा अगर अर्थ निकाला जाना तो ये और दूसर नहीं है। आप इसको अगर समझ लेंगे अच्छी तरह से तो ये वाला अपने आप बोल सकते हो, लेकिन दो नियम बना दिया गया है, इसमें कोई खास वजह नहीं है। जैसे इसमें इसका अर्थ क्या हो रहा है जो हम यहाँ पर सबको समझाएं। इस नियम में क्या कहा गया कि जितना आप परिवर्तन कीजिएगा या जब तक परिवर्तन कीजिएगा तब तक क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। यही नियम में कहा गया। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप जितना परिवर्तन कीजिएगा उसके परिवर्तन की दर, यानी कि कितना कम बेसी आप परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि कितना अधिक या कितना कम परिवर्तन कर रहे हैं या कितना फास्ट परिवर्तन कर रहे हैं, उसके दर के बराबर हो जाएगा इसका ईएमएफ। मतलब कि जितना फास्ट घूमेगा उतना ज्यादा क्या होगा? ईएमएफ होगा। तो इसका नियम और इसका नियम में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों लगभग सेम है। जैसे मान के चलिए कि वैद्युत वाहक बल को ईएमएफ, यानी ईएमएफ को हम खाली ई से डिनोट कर दिए, और ई जो है वो किसके परिवर्तन के दर के बराबर है? तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। तो फाई में कुछ चुंबकीय फ्लक्स या फाई बी भी इसको कर सकते हो आप। तो फाई बी में परिवर्तन की दर जो होता है किसके बराबर है? ईएमएफ के बराबर है। तो टी मैंने कुछ किसी भी संख्या में, किसी भी फ्लक्स में यदि समय से भागा देते हैं तो दर निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाएगा? दर। तो यहाँ पास चुंबकीय फ्लक्स, जैसे यहाँ पास चुंबकीय फ्लक्स है, ये फाई बी है, यहाँ पर जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या उत्पन्न हो रहा है? फाई बी। तो इस फाई बी में आप जितना ज्यादा परिवर्तन कीजिए, यानी जितना कम समय में जितना अधिक बार इसको क्या कर दीजिए? परिवर्तन। नीचे हार होने का मतलब क्या है?
समय नीचे होने का मतलब कि समय जैसे ही आप कम कीजिएगा ऑटोमेटिक है कि फ्लक्स की मान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। मतलब फ्लक्स तो सेम रहेगा, मतलब ई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पास आप वही चीज कह रहा है कि फ्लक्स अगर इसको चेंज करना है तो कम समय में अधिक बार चेंज कर दीजिए, कम समय में अधिक बार चेंज कर दीजिए। तो अधिक बार चेंज कर दोगे तो वही आपका क्या हो जाता है, ईएमएफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ईएमएफ बढ़ जाता है। तो फ्राइडे का पहला नियम है कि वैद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, जो कि दूसरा नियम क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से ईएमएफ उत्पन्न होता है, और ईएमएफ उत्पन्न तब तक होता है जब तक उसके फ्लक्स में हम लोग परिवर्तित करते रहते हैं, यानी परिवर्तन करते रहते हैं। तो इनका ये पहला नियम था। उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना लेंज का नियम। पहले हम लोग फ्राइडे का नियम पढ़ लिए, उसके जस्ट बाद पढ़ेंगे किसको, लेंज का। तो ओवरऑल एक बार हम इसको रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन, यानी क्विक रिवीजन करने का मतलब समझ आ रहा है, एकदम फटाक फटाक आप इसको एक बार फिर समझ लीजिए। तो चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो चुंबकीय प्रेरण क्या है तो समझिए कि किसी वैद्युत के कारण, ठीक है, किसी चुंबक के कारण वैद्युत क्षेत्र में या किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबक में होने वाली परिवर्तन की जो घटना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फ्राइडे साहब ने 1830 में एक्सपेरिमेंट किया था। जो एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसमें पहला था कि वैद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, अर्थात E बराबर d∅b/dt, डी मैंने थोड़ा सा समय के लिए। और ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स की आप बात कीजिए तो चुंबकीय फ्लक्स कहता है किसी पृष्ठ से गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या। जैसे ए आपका ए एरिया वाला कोई पृष्ठ है जिसका चुंबकीय क्षेत्र ए है, और इस क्षेत्र से गुजरने वाला रेखा की संख्या n है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ∅b कितना हो जाएगा, तो b.a cos थीटा, जहां b चुंबकीय क्षेत्र, ए आपका चुंबकीय रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और ए क्या है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और cos थीटा मतलब ये दोनों के बीच में बनने वाला कोण। और दूसरा नियम क्या कहता है कि इस दूसरा नियम को न्यूमान का नियम भी कहा जाता है, जिसके अनुसार क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से ईएमएफ उत्पन्न होता है, और ये तब तक उत्पन्न रहता है जब तक आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहते हैं। और इसके बाद फिर हम अगले दिन यानी कि कल की क्लास में बता देंगे लेंज का नियम। ये चैप्टर बहुत भारी नहीं है, एकदम आसान चैप्टर है। इसमें हम कुछ, अगर आपको पहले वाला चैप्टर अच्छी से याद होगा तो इसमें हम कुछ नया नहीं बताए हैं। चुंबकीय प्रेरण तो हम क्लास 10 से बताते आ रहे हैं, उसमें भी क्लास 10 में 2 वैद्युत चैप्टर था, वैद्युत का 2 चैप्टर था, तो उसमें हम पढ़ाए थे। तो आप इसको राइट कीजिए, उसके बाद लेंज का नियम हम पढ़ा देंगे।